This conference will now be recorded. सारे लोग अपने अपने मोबाइल में असाइनमेंट ओपन करो। जो 4 पिक्चर मैंने सेंड किया था असाइनमेंट का, उसमें से पहला पिक्चर जो है पेज नंबर 129 देखो। यस सर। ठीक है, तो जब तक सारे लोग आते हैं, चलो हम लोग जब तक ये बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाते हैं जब तक। ओके सर। आप लोग का कंपनी किस नाम से चलता था? सर आप लोगों का डेस्कटॉप कंपनी, ग्लोबल सॉल्यूशन। ठीक है चलो। जब तक मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट करता हूँ, आप लोग का काम है कि आप लोग को जो हमने थियोरिटिकल पार्ट लिखाया था उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए। थियोरिटिकल पार्ट जो लिखाया था उसको फॉलो कीजिए। इंडस्ट्रीज अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, 30500, outstanding rent under current liability 25,500, machinery under fixed asset 1,85,000,
सारे लोग आ गए हैं, तो देखो सबसे पहले एज यूजुअल जैसा आप लोग को बताते हैं कि हमने जीएसटी का काम करने के समय कंपनी बनाया, टीडीएस के काम करने के समय कंपनी बनाया, उसी तरह से जब पेरोल स्टार्ट करेंगे तो पेरोल का काम करने के लिए भी कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। पेरोल का काम करने के लिए भी कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक बैलेंस शीट बना लिया है कंपनी क्रिएट करके, इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है ले लो। श्वेता कुछ पूछना है बोलो। सर वो जो हाँ बोलिए। हम लोग पढ़े थे ईपीएफ और ईपीएस का नहीं, कि इतना परसेंट एम्प्लॉय का रहता है इतना हाँ 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 एम्प्लॉयर का, तो वो जो हाँ नहीं आप नहीं, बोले फिर ईपीएस ईपीएफ मेरा बात सुनिए। ईपीएस ईपीएफ एम्प्लॉयबल का कुछ नहीं होता है। सर वो 12% एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है का टू कटता है। डिवाइड है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है दो पार्ट में डिवाइड करके। हाँ सर बोलिए वो आप आगे। डिवाइडेड है, एक ईपीएफ में है और एक ईपीएस में है। हाँ जो ईपीएस वाला तो वो बाद में करेगा, पेंशन स्कीम हो जा हाँ रहा है। चलिए तो बोलिए। ये तो आप बोले थे कि 10 इयर्स हाँ के बाद वो मतलब कर सकता है, यूज निकाल सकता है ना। नहीं सुनिए मेरा बात, दोनों ही सपोज कर लीजिए कि 12% एम्प्लॉय का है कट्टा और 12% एम्प्लॉयर का है। हाँ 12% एम्प्लॉय का है, 12% एम्प्लॉयर का है। एम्प्लॉय का 12% पीएफ के नाम से आएगा, एम्प्लॉयर का 12% पीएफ और ईपीएस दो नाम से आएगा। अब सपोज कर लो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल तक आप किसी कंपनी में काम करते हो और बाद में वो कंपनी को छोड़ कर देते हो या रिटायर हो जाते हो, तो सिंपल लॉजिक है कि जितना आपने जमा किया, जितना आपके नाम से जमा हुआ है, आप पूरा विड्रॉ कर लोगे। 12% अपना, 12% हाँ एम्प्लॉयर सर। का। 3 साल के बाद भी छोड़ रहे हो तो 3 साल के बाद भी पूरा पैसा विड्रॉ कर लोगे। विड्रॉ करने के साथ साथ आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वो पूरा पैसा आपका हो जाएगा। बट अगर आप किसी कंपनी में कंटिन्यूअसली 10 साल से ज्यादा काम कर लेते हो, तब आपको एक चीज के बारे में सोचना है कि एम्प्लॉयर जो आपका 12% दे रहा है दो पार्ट में, एक पीएफ और एक ईपीएस के नाम से, तो आइदर आप वो ईपीएस का पैसा पूरा विड्रॉ कर लो जब आप छोड़ रहे हो कंपनी, 3 साल 4 साल 10 साल बाद 15 साल बाद, या नहीं तो फिर वो पैसा को पीएफ डिपार्टमेंट को दे दो। पीएफ डिपार्टमेंट उसको आपको कन्वर्ट कर देगा फिर पेंशन स्कीम में। पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करने के बाद फिर उस समय आपको वो पैसा 8.33% नहीं मिलेगा, उसके जगह में आपको पेंशन मिलेगा जब आपका पेंशन का टाइम स्टार्ट होगा। किसी का हाँ सर अनम्यूट है तो 60 म्यूट कर इयर्स। लो। हाँ तो ये होगा। अब बोलो इसमें क्या डाउट है। अच्छा मतलब सर हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं पहले भी पूरा, यही क्वेश्चन है विड्रॉ मेरा। आप कर सकते हो, 10 साल से पहले तो आपको विड्रॉ कर ही लेना होगा। 10 साल से पहले अगर आप काम छोड़ देते हो या फिर 10 साल से पहले आपका ये हो जाता है, तो फिर तो आपको पूरा पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, अपना 12%, एम्प्लॉयर का 12%। फिर तो कोई पेंशन स्कीम का वर्ड ही नहीं आता है। ओके सर, बट यही जब 10 पूछना साल था बस। क्रॉस कर जाएगा, तब आप चाहते हो तो पेंशन में जा सकते हो, नहीं चाहते हो तो नहीं जा सकते। ये है। ओके सर। चलो आगे किसी को कुछ पूछना है थ्योरेटिकल पार्ट में। चलो अब आगे कंटिन्यू करें। ब्यूटी को क्यों नहीं क्लास कर रही है श्वेता, पता किया? सर उसका कुछ मेजर प्रॉब्लम है सर, इसीलिए हम बोले कि एक बार सर से बात कर लो, सर बता देंगे कि कैसे मतलब करना है आगे। तो इसी वजह से वो क्लास के बाद एक बार अच्छा आपसे बात कर लेगी सर। ठीक है, तो बोलिएगा उनको हमसे बात कर लेने के लिए, कॉल कर लेने के लिए हमको बोलिएगा। सर उसका रिचार्ज ठीक है, नहीं है सर, तो हम बोले व्हाट्सएप में बात कर लेना। अरे उनको बोलिए कि हमको मैसेज कीजिए, हम कॉल कर लेंगे, ऐसा कुछ मैटर है तो। ठीक ठीक है है, सर, बोल या दिए आप बोलिए मैसेज कि करने। आपसे बात करके हमको बोलने के लिए हम कॉल कर लेंगे, क्योंकि क्लास के समय बीच में ऐसा छोड़ के जा रहे हैं। कुछ इश्यू है तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना। ठीक है चलिए, तो अब आ जाते हैं बाकी सारे लोग सुनो, बाकी सारे लोग ध्यान दो और सुनो। तो ये पेरोल जो है ना, ये थोड़ा सा डेंजर पार्ट है, क्योंकि पेरोल बहुत ही लेंदी एक स्ट्रेट लाइन प्रोसेस है, बहुत ही लेंदी एक स्ट्रेट लाइन प्रोसेस है जिसको आपको स्ट्रेट वे में फॉलो करते जाना है, उसमें कोई लेफ्ट एंड राइट नहीं है।
कोई लेफ्ट एंड राइट टर्न नहीं है, स्ट्रेट वे में जाते रहना है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि एक कंपनी बनाना, जो हमने बना लिया, और एक बैलेंस शीट बनाना, वो भी हमने बना लिया। तो कभी भी हम लोग कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो कंपनी क्रिएट करके बैलेंस शीट बनाते हैं, वो बैलेंस शीट हमने बना लिया। अब ये बैलेंस शीट बनाने के बाद हम लोगों को जब जीएसटी का काम करना होता तो जीएसटी को इनेबल करते थे हम लोग। जब टीडीएस का काम करना हुआ तो टीडीएस को इनेबल किया हमने कंपनी में। जब पेरोल का काम करना है तो पेरोल को हम लोगों को कंपनी में इनेबल करना पड़ेगा। जब पेरोल का काम करना है तो पेरोल को हम लोगों को कंपनी में इनेबल करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि पेरोल को हम लोग कंपनी में कैसे इनेबल करेंगे। चलो नोटबुक निकालो आप लोग, नोटबुक का बहुत काम है, नोटबुक निकाल लो। किसी के पास नोटबुक और पेन नहीं लेकर बैठे हो तो जाओ लेके आओ जल्दी से। चलो अब लिखो, हेडिंग कर लो पेरोल, हेडिंग कर लो आप लोग नोटबुक में पेरोल। पेरोल हेडिंग करने के बाद आप लोग सबसे पहले लिख लो, क्रिएट द कंपनी एंड क्रिएट द लेजर्स विथ ओपनिंग बैलेंस। क्रिएट ए कंपनी एंड क्रिएट द लेजर्स विथ ओपनिंग बैलेंस। तो जैसे हम लोग को नॉर्मल काम करना है वो करेंगे हम लोग, कंपनी क्रिएट करके लेजर क्रिएट करेंगे। क्रिएट द कंपनी एंड क्रिएट द लेजर्स विथ ओपनिंग बैलेंस, ये आप लोग कर लोगे। उसके बाद लिखो आप लोग, हाउ टू इनेबल पेरोल अकाउंटिंग फीचर्स। हाउ टू इनेबल पेरोल अकाउंटिंग फीचर्स। पेरोल में हम लोगों को दो फीचर्स इनेबल करना पड़ेगा, एक अकाउंटिंग वाला पार्ट और एक स्टैट्यूटरी वाला पार्ट। तो पहले लिखो आप लोग, हाउ टू इनेबल पेरोल अकाउंटिंग फीचर्स। हाउ टू इनेबल पेरोल अकाउंटिंग फीचर्स। चलो लिखो, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली F11 F1, गेटवे ऑफ टैली F11 F1। F11 F1 पे जाने के बाद आप लोग देखो, वहां पे जहां पे हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यस करते हैं, उसी जगह में हम लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन पेरोल। उसी जगह में हम लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन पेरोल। तो मेंटेन पेरोल को आप यस करोगे, मेंटेन पेरोल को यस करोगे। फिर एक और ऑप्शन आप लोगों को यस करना पड़ेगा, मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। जैसा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का काम करने के लिए हम लोगों को कॉस्ट सेंटर को यस करना पड़ा और कॉस्ट कैटेगरी को यस करना पड़ा, उसी तरह से जब पेरोल का काम करेंगे तो वहां पे दो ऑप्शंस को यस करेंगे, नंबर 1 मेंटेन पेरोल और नंबर 2 पे यस करेंगे मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इससे यस करेंगे। यस करने के बाद फिर हम लोग एंटर एंटर करते करते आएंगे और ये जो हमारा अकाउंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स विंडो है ये सेव कर देंगे। तो जब ये ऑप्शंस को आप लोग यस करके आओगे, पेरोल का अकाउंटिंग पार्ट को आप लोग यस करके आओगे, तो गेटवे ऑफ टैली पे जाकर देखो आप लोगों को दो ऑप्शंस इनेबल हो गया, एक हो गया मेंटेन पेरोल इन्फो और एक हो गया पेरोल वाउचर। एक हो गया पेरोल इन्फो और एक हो गया पेरोल वाउचर। पेरोल इन्फो में जाकर जो भी क्रिएट करना है करोगे और पेरोल वाउचर में जाकर के फिर एंट्री को पास करोगे। बट जब आप लोग पेरोल इन्फो में जाकर के बहुत सारा कुछ क्रिएट करोगे तो क्रिएट करने के समय आप लोगों को कुछ चीज क्रिएट करने के समय स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन भी आएगा, कुछ चीज क्रिएट करने के समय स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन भी आएगा। तो वो स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन आप लोगों को डालना पड़ेगा, वो स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन आप लोगों को डालना पड़ेगा। तो वो स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन आपको कहां से मिलेगा? आपने तो वो स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन अभी इनेबल नहीं किया है, तो उसके लिए स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन आप लोगों को यस करना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन यस करना पड़ेगा। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो। तो हम लोगों को पेरोल में दो तरह का फीचर्स को यस करना पड़ेगा, एक पेरोल का अकाउंटिंग फीचर्स जो हमने ऑलरेडी यस कर दिया, अब पेरोल का स्टैट्यूटरी फीचर्स जो अभी यस करेंगे। लिखो, हाउ टू इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी फीचर्स। हाउ टू इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी फीचर्स।
how to enable payroll statutory features. Gateway of Tally, F11, F3, Gateway of Tally, F11, F3, F11, F3 पे जाने के बाद देख लो, जब पहले हम लोग टैली पे आए थे तो हम लोग को राइट साइड में वहां पे इनेबल टीडीएस दिख रहा था, इनेबल टीसीएस दिख रहा था, ये पेरोल नहीं दिख रहा था, पेरोल का ऑप्शन जो है वो नहीं दिख रहा था। तो पेरोल का ऑप्शन कब आएगा यहाँ पे स्टैट्यूटरी, जब आप लोग अकाउंटिंग वाला पेरोल को यस करके आओगे। तो आप लोग जब अकाउंटिंग वाला पेरोल को यस करके आओगे तब आप लोगों को यहाँ पे स्टैट्यूटरी वाला पेरोल दिखेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग इसको यस करो, लिखा आप लोगों ने हाउ टू इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी फीचर्स। अब लिखो नंबर 1 में 2 चीज इनेबल करना पड़ेगा, F11 F3 में जाकर के आप लोग इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी को यस करो, इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी को यस करो। तो जब इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी को यस करोगे तो एज यूजुअल पेरोल का फीचर्स हमारे कंपनी में अवेलेबल हो जाएगा। बट हमारे खुद के कंपनी का पेरोल फीचर्स डिटेल देने के लिए हम लोग को यहाँ पे सेट ऑल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स को यस करना पड़ेगा, सेट ऑल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स को यस करना पड़ेगा। तो इस तरह का एक विंडो आएगा। तो जब आप पीएफ के लिए रजिस्टर करोगे तो पीएफ डिपार्टमेंट आपको कुछ डिटेल्स देगा, जब आप ईएसआई के लिए रजिस्टर करोगे तो ईएसआई डिपार्टमेंट कुछ देगा। तो ये जो डिटेल्स देगा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी का, मतलब कि आपका कंपनी जब पीएफ के लिए रजिस्टर्ड करेगा, ईएसआई के लिए रजिस्टर्ड करेगा तो ये सारा डिटेल्स मिलेगा। बट आप ही तो उस कंपनी का अकाउंटेंट हो, तो आपको ही तो ये सारा मेंटेन करना है। तो चलो मेंटेन करो। कंपनी कोड, तो पीएफ डिपार्टमेंट आपको एक कंपनी कोड देगा, वो कंपनी कोड आप डाल दोगे, फॉर एग्जांपल 8000/ICA फॉर एग्जांपल। कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, तो कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड एक देगा, वो भी ले लोगे, फॉर एग्जांपल WB/A000/ICA। कंपनी सिक्योरिटी कोड, कंपनी कोई सिक्योरिटी कोड वगैरह दे सकता है जिसके थ्रू लॉगिन करने के लिए हेल्प मिले आप लोगों को, वो डाल सकते हो आप लोग। देन जैसा पीएफ के लिए आता है उसी तरह से ईएसआई के लिए भी आ सकता है, ईएसआई में कंपनी कोड। ईएसआई ब्रांच ऑफिस, आपका कंपनी के हिसाब से ईएसआई का ब्रांच ऑफिस क्या है तो ये आप देख सकते हो, दे सकते हो, अदरवाइज ब्रांच भी रख सकते हो। मानिकतला ब्रांच फॉर एग्जांपल। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, तो याद रहे यहाँ पे एक चीज हम लोग को डिफाइन करना है कि स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ एज पर पीएफ होता है 26 डेज, 30 माइनस 4 संडे। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज एज पर पीएफ जो होता है वो होता है 26 डेज, 26 डेज यहाँ पे देना पड़ेगा, जो हमारा 4 संडे माइनस ये हो जाएगा हमारा। चलो अब आ जाता है पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह जो है था वो अलग होता है, सबके लिए नहीं होता है, तो वो हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब आ जाना नीचे। नीचे अगर हम लोग जब पेरोल का काम करें तो माइट भी चांसेस है कि हम हमारे कंपनी के जब पेरोल मेंटेन करें तो एम्प्लॉय का जो काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का टीडीएस जीएसटी ये सारा भी काटे। तो एम्प्लॉय का जब टीडीएस काटेंगे तो फिर हमारे पास पैन 10 होना चाहिए, तो हम वो सारा डिटेल दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास पैन 10 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, अदरवाइज दे भी सकते हो। यहाँ पे एक चीज याद रखोगे कि यहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट नहीं अदर्स ले लेना है। यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखोगे कि यहाँ पे आप लोगों को अदर्स ले लेना है। तो इतना डिटेल जो है ये आप लोगों को देना होगा, इतना डिटेल जो आप लोगों को देना होगा। इसके बाद का डिटेल दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम किसी को पूछना है? नहीं सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो ठीक है, तो देने के बाद और ये जो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है ना, ये आप लोग जब टैली का पेरोल का फर्स्ट असाइनमेंट ओपन करोगे तो उसके फर्स्ट पेज में मिलेगा। अगर वहां से कुछ नहीं समझ में आएगा दे सकते हो। यहाँ पे पैन नंबर मांग रहा है तो पैन नंबर दे सकते हो, AABCI 0017R। तो पैन नंबर अगर देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग ने सारा फीचर्स इनेबल कर दिया, अब हम लोग पेरोल एंट्री के लिए रेडी है। अब हम लोग पेरोल का काम के लिए रेडी है।
तो अब हम लोग पेरोल का काम कर सकते हैं। अब आप लोगों को जो असाइनमेंट मैंने ओपन करने के लिए बोला था वो असाइनमेंट ओपन करो, पेज नंबर 129 का। पेज नंबर 129 का जो असाइनमेंट ओपन करने बोला था वो ओपन करो और पढ़ो, तो देखो एकदम सीरियल ऑर्डर पे मिलेगा। अब उसको देखने से पहले आप लोग यहाँ पे आ जाओ। देखो, जब हमने पेरोल का फीचर्स को इनेबल किया, तो यहाँ पे देखो दो तरह का ऑप्शंस आ गया गेटवे ऑफ टैली में। एक आ गया हमारा पेरोल इन्फो। तो पेरोल इन्फो में हम लोगों को इतना सारा ऑप्शंस मिलेगा, एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, ये सारा मिलेगा। और एक मिलेगा पेरोल वाउचर, जहां पे जाकर हम लोग पेरोल एंट्री वगैरह करेंगे। तो अब यहाँ पे जो चीज आप लोगों को बोलने जा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनो और समझो। जैसे हम लोगों को एक एंट्री करना है, सैलरी पेड ₹10,000 इन कैश। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सैलरी का लेजर बनाना पड़ता है, कैश का लेजर बनाना पड़ता है, फिर जाकर एंट्री करना पड़ता है। मतलब कि पहले हम लोगों को क्रिएशन पार्ट का काम करना पड़ता है, फिर हम लोगों को एंट्री पार्ट का काम करना पड़ता है। पेरोल में भी वही है, बट पेरोल में एक चेंजेस क्या है ना, कि पेरोल में क्रिएशन पार्ट बहुत है। क्रिएशन पार्ट जो है वो बहुत है। एटलीस्ट जितना सारा काम करेंगे 80% हमारा क्रिएशन पार्ट होगा और 20% एंट्री होगा। 80% हमारा क्रिएशन पार्ट होगा और 20% एंट्री होगा। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों का जो क्रिएशन पार्ट है ना वो बहुत है। तो 80% हम लोगों को क्रिएशन पार्ट करना पड़ेगा और 20% हम लोगों को एंट्री करना पड़ेगा। तो चलो क्या क्या क्रिएशन पार्ट करना पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। तो अब आप लोग जब पेरोल इन्फो में आओगे तो यहाँ पे जाकर आप लोगों को बहुत कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड, सैलरी डिटेल्स, ये सारा कुछ क्रिएट करोगे, तब जाकर आप लोग कुछ एंट्री को पास करोगे। चलो अब आप लोग असाइनमेंट को फॉलो करो। असाइनमेंट में पॉइंट नंबर 1 से पहले ही आप लोगों को बोल दिया है, क्रिएट ए कंपनी विद योर नेम, कोड एंड विथ फाइनेंशियल ईयर दिस। तो आप लोग क्या करोगे, अपने अपने नाम से एक कंपनी बना लोगे। फॉर एग्जांपल कुंदन प्राइवेट लिमिटेड, और ब्रैकेट में दे दोगे पेरोल। श्वेता प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में दे दोगे पेरोल। फाइनेंशियल ईयर जो दिया है वो ले लोगे। उसके बाद ये बैलेंस शीट बना लोगे, जैसा मैंने बैलेंस शीट बनाकर दिखाया। अब आप लोग पॉइंट नंबर 2 से पढ़ो और देखो। कोई एक पढ़ो, पॉइंट नंबर 2 से क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, कौन पढ़ोगे? पायल, साउंड आ रही है? पायल, श्वेता, कुंदन, कोई एक पढ़ो पॉइंट नंबर 2 से। ओके सर। श्वेता सर पढ़िए। पॉइंट नंबर 2 में है सर, क्रिएट द एम्प्लॉय कैटेगरी एज नेम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस, वेरी गुड। तो क्रिएट द एम्प्लॉइज कैटेगरी एज नेम हेड ऑफिस। तो अब हम यहाँ पे आप लोगों को पेरोल के लिए स्टेप्स लिखा रहे हैं। एक्चुअल में ये पेरोल का स्टेप्स नहीं है, ये हम आप लोगों को स्टेप्स इसलिए लिखा रहे हैं सो दैट किसके बाद क्या करना है आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग लिखो स्टेप्स ऑफ पेरोल, स्टेप्स ऑफ पेरोल, स्टेप्स ऑफ पेरोल। सबसे पहले आ जाओ आप लोग स्टेप 1 में। स्टेप 1, स्टेप्स ऑफ पेरोल, स्टेप 1, क्रिएट द एम्प्लॉइज कैटेगरी। स्टेप 1, create the employees category, create the employees category। step 1, create the employees category। उसका आंसर में अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, पेरोल इन्फो, गेटवे ऑफ टैली, पेरोल इन्फो, एम्प्लॉइज कैटेगरी, क्रिएट, गेटवे ऑफ टैली, पेरोल इन्फो, एम्प्लॉइज कैटेगरी, क्रिएट, गेटवे ऑफ टैली, पेरोल इन्फो, एम्प्लॉइज कैटेगरी, क्रिएट। अब ये एम्प्लॉइज कैटेगरी क्या है, एम्प्लॉइज ग्रुप क्या है, समझो। तो सब लोग ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो एक एम्प्लॉय कैटेगरी दिया है, एक एम्प्लॉय ग्रुप दिया है और एक एम्प्लॉय दिया है। तो हम लोग चाहते तो एम्प्लॉय से ही काम शुरू कर सकते थे। जितना सारा एम्प्लॉय हमारे कंपनी में है वो कंपनी में सारा एम्प्लॉय को क्रिएट करते और काम शुरू कर देते। बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारा कंपनी का ना अलग अलग लोकेशन में ब्रांच है।
फॉर एग्जाम्पल आईसीए का डलहौजी में एक हेड ऑफिस है, आईसीए का डलहौजी में एक ब्रांच भी है, आईसीए का चौरंगी में एक ब्रांच है, आईसीए का हावड़ा में एक ब्रांच है। तो फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि ये जो एम्प्लॉय ए है, ये कौन से जगह का एम्प्लॉय है। ये हेड ऑफिस का एम्प्लॉय है, ये डलहौजी का एम्प्लॉय है, ये चौरंगी का एम्प्लॉय है, या ये बेहाला का एम्प्लॉय है, ये कहाँ का एम्प्लॉय है। तो ये हम लोग को डिफाइन करना है। तो ये एम्प्लॉय को बेटर वे में सेग्रीगेट करने के लिए कि ये डलहौजी, चौरंगी, बेहाला कहाँ का एम्प्लॉय है, हेड ऑफिस का एम्प्लॉय है, इसके लिए हम लोग कुछ एम्प्लॉय कैटेगरी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय बना लिया मिस्टर ए और बोल दिया कि ये हमारा है हेड ऑफिस का एम्प्लॉय। ठीक है भाई, तो कैटेगरी में जाकर के हमने हेड ऑफिस बना लिया और एम्प्लॉय में जाकर के एम्प्लॉय बना लिया मिस्टर ए। बट अब क्या प्रॉब्लम हुआ कि ये जो मिस्टर ए हेड ऑफिस का एम्प्लॉय है, ठीक है, बट हेड ऑफिस में तो बहुत सारा डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सीआरएम डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ईआरपी डिपार्टमेंट है, ईडीपी डिपार्टमेंट है। तो ये जो एम्प्लॉय ए है, ये कौन से डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है हेड ऑफिस में। तो हेड ऑफिस तो एक हो गया कि एम्प्लॉय कैटेगरी हमने बनाया कि किस कैटेगरी का एम्प्लॉय है, ये हेड ऑफिस का है, चौरंगी का है, डलहौजी का है, ये हमने बता दिया एम्प्लॉय कैटेगरी के थ्रू। अब आ जाता है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के थ्रू ये एम्प्लॉय जो है ये हेड ऑफिस में कौन से डिपार्टमेंट में है, वो डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट करने के लिए फिर हम लोग को जाना पड़ेगा एम्प्लॉय ग्रुप में। वो डिपार्टमेंट सेग्रीगेट करने के लिए फिर हम लोग को जाना पड़ेगा एम्प्लॉय ग्रुप में। एम्प्लॉय ग्रुप से जाकर के ये करेंगे। तो ये जो एम्प्लॉय कैटेगरी और एम्प्लॉय ग्रुप है ना, ये बेटर वे में एम्प्लॉय को सेग्रीगेट करने के लिए और कुछ नहीं है। चलो, तो अब पॉइंट नंबर 1 से जैसा पढ़ना था पढ़ो आप लोग। पॉइंट नंबर 1 में बोला है क्रिएट दी एम्प्लॉइज कैटेगरी एज नेम हेड ऑफिस। तो हम लोग एक कैटेगरी बनाते हैं हेड ऑफिस बोलकर, जस्ट लाइक कॉस्ट कैटेगरी। तो गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद पेरोल इन्फो में जो ऑप्शन जैसे दिया है एकदम उसी सीरियल ऑर्डर पे जाओगे। पहले कैटेगरी बनाओगे, फिर ग्रुप बनाओगे, फिर एम्प्लॉय बनाओगे, फिर यूनिट पे अटेंडेंस, तो रॉन्ग नहीं होगा। तो चलो पहले हम लोग एक कैटेगरी बना लेते हैं हेड ऑफिस। तो एम्प्लॉइज कैटेगरी बनाने के बाद क्रिएट। तो एक कैटेगरी बना लिया हमने हेड ऑफिस बनाने के बाद अब तक हम लोगों ने काम ये किया था कि जो भी कॉस्ट कैटेगरी बनाते थे उसमें सिर्फ एलोकेट रेवेन्यू को यस रखते थे, नॉन एलोकेट रेवेन्यू को नो रखते थे। एलोकेट रेवेन्यू को यस रखते थे, नॉन रेवेन्यू आइटम को नो रखते थे। बट जब पेरोल का काम करेंगे तो एलोकेट रेवेन्यू को भी यस करेंगे और एलोकेट नॉन रेवेन्यू को भी यस करेंगे। एलोकेट रेवेन्यू को भी यस करेंगे और नॉन रेवेन्यू को भी यस करेंगे। क्यों करेंगे वो आगे हम बताएंगे। तो एलोकेट रेवेन्यू को भी यस करोगे और नॉन रेवेन्यू को भी यस करोगे। तो ये एक कैटेगरी बनाने के लिए बोला एज नेम हेड ऑफिस। हम एक एक्स्ट्रा कैटेगरी बना लेते हैं। असाइनमेंट में हम लोगों को एक ही कैटेगरी बनाने बोला, हम एक एक्स्ट्रा कैटेगरी बना लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो, पेरोल इन्फो, एम्प्लॉइज कैटेगरी क्रिएट, डलहौजी बोलकर एक और कैटेगरी बना लेते हैं सो दैट हमको समझ में आएगा कि ये दो कैटेगरी का यूज क्या है। चलो, तो स्टेप 1 में हमने क्रिएट कर लिया एम्प्लॉइज कैटेगरी। अब लिखो स्टेप 2 create the following employees group under the category। create the following employees group under the employees category। जैसा कॉस्ट सेंटर को हमने कॉस्ट कैटेगरी के अंदर बनाया था, उसी तरह से एम्प्लॉय ग्रुप को एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर बनाना पड़ेगा। क्या क्या एम्प्लॉय ग्रुप बनाया है? अकाउंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सीआरएम, एडमिन। तो ये सारा हम लोग को बनाना पड़ेगा। ये हो गया स्टेप 2। तो चलो बनाते हैं गेटवे ऑफ टैली, पेरोल इन्फो, देन एम्प्लॉइज ग्रुप।
क्रिएट। तो जैसा हमने बताया कि आप लोगों को यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है वो कैटेगरी के अंदर, तो पहले आप लोग हेड ऑफिस ले लो। हेड ऑफिस कैटेगरी के अंदर बनाना है ये सारा। सबसे पहले अकाउंट्स, तो अकाउंट्स ले लिया अंडर प्राइमरी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है डिफाइन सैलरी डिटेल्स। डिफाइन सैलरी डिटेल्स, तो ये जो डिफाइन सैलरी डिटेल्स है ना, ये 2-4 जगह में आएगा। अभी जब एम्प्लॉय ग्रुप बना रहे तो आएगा, एम्प्लॉय बनाने के समय आएगा, पे हेड बनाने के समय आएगा। तो इसको कहीं पे नहीं काम करना है, इसका काम कहीं पे नहीं करना है, इसका काम एकदम एंड में अलग से करना है। सैलरी डिटेल्स एकदम लास्ट में मेंटेन करना है, तो इसको नो रखो। तो एक कैटेगरी बनाया हमने, एक एम्प्लॉय ग्रुप बनाया अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने के बाद फिर हम लोग को बोल रहा है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग बोलकर एक बना लिया मैंने। फिर बनाया हमने सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। फिर बनाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो बुक वगैरह प्रिपेयर करता है। और लास्ट हो जाएगा हमारा एडमिन। एडमिनिस्ट्रेटर को शॉर्ट में लिख देते हैं हम एडमिन। तो यहाँ पे हमने जाकर के 5 एम्प्लॉय ग्रुप बनाया एज नेम अकाउंट्स, मार्केटिंग, सीआरएम, R&D और एडमिन। ये हमने जाकर के 5 एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया। तो ये जो एम्प्लॉय कैटेगरी और एम्प्लॉय ग्रुप बनाया है, ये किस लिए बनाया हमने? क्योंकि एम्प्लॉय को हम बेटर वे में सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे हमने स्टॉक आइटम बनाने से पहले स्टॉक कैटेगरी बनाया था, स्टॉक ग्रुप बनाया था, सो दैट स्टॉक आइटम को बेटर वे में सेग्रीगेट कर सकते हैं। इन द सेम वे एम्प्लॉय बनाने से पहले एम्प्लॉय कैटेगरी और एम्प्लॉय ग्रुप को मैंने बनाया। अब देखो स्टेप 3। स्टेप 3, create the following employees. Create the following employees and define employee details. Step 3, create the following employees and define following employees details and define employees following details. ये सारा डिटेल्स आप लोगों को डिफाइन करना है। तो चलो अब जाकर हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं गेटवे ऑफ टैली, पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो में जाने के बाद एम्प्लॉय, पेरोल इन्फो में जाने के बाद एम्प्लॉय। सबसे पहले देखो हम लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय नेम टाइप करने बोला है, बट उससे पहले हम लोगों को बोला है कि जाकर के पहले आप लोग एम्प्लॉय का कैटेगरी लो। तो कैटेगरी में यहाँ पे जैसा हमने बोल दिया कि ये जो एम्प्लॉय है संतोष पाठक, ये हेड ऑफिस का एम्प्लॉय है, तो हेड ऑफिस ले लिया। फॉर एग्जाम्पल संपूर्ण बागची, ये डलहौजी का एम्प्लॉय है, तो डलहौजी ले लिया। चौरंगी का एम्प्लॉय, चौरंगी ले लिया। तो जो जिसका एम्प्लॉय है वो डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हेड ऑफिस ले लिया मैंने। अब एम्प्लॉय नेम, संतोष पाठक। संतोष पाठक लेने के बाद डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट ले लिया संतोष पाठक। अब आ जाते हैं अंडर। तो अब अंडर में जाकर के हमने बताना है कि ये हमारा जो है ये कहाँ का एम्प्लॉय है, ये कौन से डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है। हेड ऑफिस का ठीक है, बट हेड ऑफिस में कौन से डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है? तो यहाँ पे बताना पड़ेगा अकाउंट्स एडमिन किसका है, तो यहाँ पे बोलेंगे अकाउंट्स। 1 मिनट होल्ड कीजिए, हम थोड़ा सा एक ये ऑन करते हैं, 1 मिनट।
हाँ हेलो, चलो तो अब Yes, sir. इम्प्लॉई बनाने के समय क्या क्या डिटेल्स देना होगा वो ध्यान से देखो। सब सारा डिटेल्स आप लोग को दिया हुआ है। जैसा बोला यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में दिया 1/7/2017, तो 1/7/2017 मैंने दे दिया। तो यहाँ पे अकाउंट्स लेकर हमने बोला 1/7/2017, तो 2017 हमने दे दिया, 2007 दे दिया हमने, तो ये 2007 का एम्प्लॉई है। अब आ जाता है इम्प्लॉई नंबर। इम्प्लॉई नंबर का मतलब होता है इम्प्लॉई आईडी, ICAE1001। तो जैसा यहाँ पे दिया वैसे ही दे दोगे। डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन में बोला है कि ये मैनेजर है तो मैनेजर दे दो, सब वहां पे लिखा हुआ है देखो असाइनमेंट में, तो मैनेजर दे दिया मैंने। फंक्शन, अब ये मैनेजर का फंक्शन क्या है, ये सेल्स मैनेजर है या क्या है, तो ये अकाउंट्स मैनेजर है। तो ये अकाउंट्स मैनेजर है फॉर एग्जाम्पल। लोकेशन क्या है इसका, कोलकाता है, हावड़ा है, हुगली है, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना दे दो। जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो हम लोगों को कॉर्पोरेट फील्ड में सारे ही मिलता है तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो संतोष पाठक मेल दे दिया हमने। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया है, सो डेट बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन करना होगा तो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन के लिए सारा मैसेज भी आ सकता है हमारा, तो ये हमने यहाँ पे जाकर के दे दिया। देने के बाद ब्लड ग्रुप 1980। सर ये पूरा फिल करना पड़ेगा? अभी यहाँ पे एक दो हम करके दिखा रहे हैं, आप लोग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही दोगे, सारा नहीं दोगे, बट कंपनी वगैरह में तो सारा देना पड़ेगा। इवन देखो टैली यहाँ पे ब्लड ग्रुप का ऑप्शन भी दे रहा है, तो बड़े बड़े वही। कंपनी में ना एम्प्लॉइज को ज्वाइनिंग करने के समय उसका ब्लड ग्रुप रिपोर्ट वगैरह भी ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सडनली काम करते करते कोई हादसा हो गया, अब उसको हॉस्पिटलाइज करा गया, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर ये सारा चीज जानता है ऑफिस तो हेल्प मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया बी पॉजिटिव। फादर्स मदर्स नेम, तो उसका फादर्स नेम या मदर्स नेम क्या है दे दो। स्पाउस नेम, स्पाउस नेम क्या है कौन बताएगा, स्पाउस नेम का मतलब क्या होता है, स्पाउस नेम का मतलब क्या सर होता है। वाइफ, Housewife, housewife बोल रहे wife. अगर कोई मैरिड मेल है तो वो अपने वाइफ का नाम देगा, और अगर कोई मैरिड फीमेल है तो वो अपने हस्बैंड का नाम देंगे, तो वो स्पाउस नेम होता है। देन एड्रेस, उसका एड्रेस देना है दे दो, फोन नंबर वगैरह दे दो। अब यहाँ पे ब्रांच वगैरह बैंक डिटेल्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीएफ नंबर, पीएफ नंबर और ईएसआई नंबर, क्योंकि पीएफ का काम हम लोग को करना है। पीएफ 1001 दे दोगे, वही ईपीएस नंबर भी हो जाएगा और आ जाएगा ईएसआई नंबर। तो ये डिटेल्स हम लोग को देना जरूरी है, पीएफ नंबर और ईएसआई नंबर। तो ये हमारा एक एम्प्लॉय क्रिएशन हो गया। ये एक एम्प्लॉय क्रिएशन होने के बाद देखो फिर से हमारा जो कैटेगरी है वो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में चला गया, तो फिर से उसको चेंज करके हमको हेड ऑफिस लेना पड़ेगा, और दूसरा आइटम, दूसरा एम्प्लॉय बनाएंगे संपूर्ण बागची। तो हमने यहाँ पे एक कैटेगरी बना लिया, हेड ऑफिस ले लिया और संपूर्ण बागची बोलकर एक एम्प्लॉय बना लिया। अब ये संपूर्ण बागची जो है ये कौन से डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, ये सीआरएम का है, तो सीआरएम ले लिया मैंने। सीआरएम के बाद इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारा है 1/7/2008, तो 1/7/2008 हमने यहाँ पे ले लिया। लेने के बाद एम्प्लॉय ICAE1002 ले लिया मैंने। डेजिग्नेशन ये भी मैनेजर है तो मैनेजर ले लिया मैंने। रोल क्या है इसका, तो सीआरएम का मैनेजर है ये। लोकेशन हावड़ा ले लिया मैंने। जेंडर क्या है, संपूर्ण बागची, तो ये भी हमारा फीमेल में चले गए। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ले लो, 2/2/1990 ले लो। ग्रुप ब्लड ग्रुप ले लो एक। स्पाउस नेम, अब जाकर के डायरेक्टली आप लोग पीएफ में आ जाओ, और पीएफ में आने के बाद पीएफ नंबर दे दो, पीएफ 1002, ईएसआई 1002। इसी तरह से सारा एम्प्लॉय जो दिया है, ज्यादा दिया नहीं है, यहाँ पे 5 एम्प्लॉय दिया है, तो ये 5 एम्प्लॉय आप लोगों को क्रिएट करना है। ये 5 एम्प्लॉय क्रिएट
करना है, 5 एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो चलो हमने यहाँ पे जाकर के ये 2 एम्प्लॉय क्रिएट करके छोड़ दिया, बाकी बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय कैटेगरी बनाया, फिर एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, फिर एम्प्लॉय बनाया। तो ये सारा कुछ बनाने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स में चले जाएंगे। लिखो स्टेप 4। स्टेप 4, create the following payroll units. Create the following payroll units. Create the following payroll units. तो अब ये पेरोल यूनिट्स क्या है? अब ये पेरोल यूनिट्स क्या है समझो। तो पेरोल यूनिट का मतलब होता है कि जैसे हम लोग स्टॉक आइटम वगैरह बनाने के समय स्टॉक आइटम के लिए यूनिट्स बनाते थे, स्टॉक आइटम वगैरह बनाने के लिए स्टॉक आइटम के लिए यूनिट्स बनाते थे, उसी तरह से हाँ सर। पेरोल के लिए भी यूनिट्स बनाना होगा। बट अब आप लोग सोचोगे कि सर पेरोल का यूनिट का क्या जरूरत है? तो यस, अगर कोई एम्प्लॉय प्रेजेंट मार्क होता है तो आप उसको प्रेजेंट मार्क करोगे, तो प्रेजेंट का एक यूनिट चाहिए। कोई एब्सेंट होता है तो एब्सेंट मार्क करोगे, तो एब्सेंट क्या करोगे? डेज में करोगे। तो प्रेजेंट कर रहे हो डेज में, कितना दिन प्रेजेंट है। एब्सेंट कर रहे हो डेज में, तो डेज का यूनिट चाहिए। सैलरी दे रहे हो तो मंथ में दे रहे हो, अगर कोई 2 दिन एब्सेंट है तो कितना सैलरी कटेगा, ये मंथ ऑफ डेज का मैटर है। तो ये सारा यूनिट हम लोग को बनाना पड़ेगा। कोई ओवर टाइम कर रहा है तो ओवर टाइम का यूनिट डालना पड़ेगा। तो ये सारा चीज बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को कुछ पेड यूनिट बनाना पड़ेगा। तो देखो हम लोग को असाइनमेंट में क्या बोला है। असाइनमेंट में बोला है क्रिएट द फॉलोइंग पेरोल वर्क यूनिट, नेमली आवर्स, मिनट्स, मंथ, डेज एंड कंपाउंड यूनिट एज मंथ ऑफ 30 डेज एंड आवर्स ऑफ 60 मिनट। तो टोटल 6 यूनिट बनाना पड़ेगा। टोटल 6 यूनिट हम लोग को बनाना पड़ेगा, जो हम लोग यहाँ पे जाकर के देखेंगे। टोटल 6 यूनिट हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो उसमें से सबसे पहला यूनिट हम लोग जैसा पीसेस, केजी, ग्राम बनाते थे वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो स्टेप 4 में लिखो हाउ टू क्रिएट द फॉलोइंग पेरोल यूनिट। तो उसके लिए जाते हैं गेटवे ऑफ टैली, पेरोल इन्फो, गेटवे ऑफ टैली, पेरोल इन्फो, यूनिट्स। यूनिट्स में जाने के बाद क्रिएट। तो अभी कंपाउंड में नहीं जाते हैं, अभी हम लोग सिंपल में क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल में सबसे पहले बोला डेज, तो डेज बोलकर एक यूनिट बनाया मैंने। फॉर्मल नेम देने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी देने की जरूरत नहीं है, उसको भी ऐसे ही रहने दो। तो हमने यहाँ पे जाकर के डेज बना लिया। डेज बनाने के बाद फिर बनाएंगे मंथ। तो डेज के बाद मंथ बना दिया हमने। फिर बना लिया आवर्स, HRS, आवर्स बना लिया मैंने। फिर मिनट्स बनाया, MINS, मिनट्स। ये 4 जो है मैंने सिंपल यूनिट बनाया। ये 4 सिंपल यूनिट मैंने बनाया। अब 2 कंपाउंड यूनिट बनाना है। अब 2 कंपाउंड यूनिट बनाना है। तो वो दो कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए क्या करोगे? आप कंपाउंड में जाओगे और कंपाउंड में जाने के बाद 2 कंपाउंड यूनिट बनाओगे। पहला बना लोगे आप लोग मंथ ऑफ 30 डेज, मंथ ऑफ 30 डेज ये बना लोगे आप लोग। देख लो, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, अगर कोई डाउट है स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। कंपाउंड यूनिट का मंथ ऑफ 30 डेज एक बना लोगे, और एक बना लोगे आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। तो एक मंथ ऑफ 30 डेज बना लोगे, एक आवर्स ऑफ 60 मिनट्स बना लोगे। तो ये आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने टोटल 6 पेरोल यूनिट बनाया। देख लो, टोटल 6 यूनिट बनाया। डेज, मंथ ये सैलरी के लिए बनाया, आवर, मिनट ये ओवर टाइम वगैरह के लिए बनाया। तो ये बनाने के बाद आप लोगों ने एम्प्लॉय कैटेगरी बना लिया, ग्रुप बना लिया, एम्प्लॉय बना लिया, यूनिट्स बना लिया। अब एक और पार्ट में आ जाओ, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। तो अब जाकर के हम लोग ये अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे। जैसा मैंने बताया कि कोई प्रेजेंट है तो प्रेजेंट मार्क करोगे, कोई एब्सेंट है तो एब्सेंट मार्क करोगे, कोई ओवर टाइम कर रहा है तो ओवर टाइम करोगे। तो ये सारा चीज के लिए ये बनाना पड़ेगा। चलो इसको लिखो, स्टेप 5।
Step 5. Create the following attendance production type. Create the following attendance production type. Create the following attendance production type. चलिए लिखिए. Gateway of Tally, payroll info, gateway of Tally, payroll info, attendance production type, then create. Attendance production type, then create. अब यहाँ पे 3 तरह का अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइम हम लोगों को बनाने बोला है. प्रेजेंट बनाने बोला है, एब्सेंट बनाने बोला है और ओवर टाइम बनाने बोला है. प्रेजेंट, एब्सेंट और ओवर टाइम. तो चलिए बनाते हैं हम लोग. सबसे पहले प्रेजेंट. तो प्रेजेंट बनाया हमने. अब प्रेजेंट बनाने के बाद अंडर प्राइमरी ही जाएगा ये. बट अब प्रेजेंट होने से क्या होगा, एब्सेंट होने से क्या होगा, तो ये सारा चीज डिफाइन करना है. तो 4 तरह का अटेंडेंस टाइप यहाँ पे लिख कर दिया है. बोला है सबसे पहले अटेंडेंस लीव विथ पे. अटेंडेंस का मतलब उसका अटेंडेंस हो गया, प्रेजेंट हो गया, और लीव विथ पे, छुट्टी में है बट उसको पे मिल रहा है. मतलब दोनों ही अटेंडेंस की काउंटिंग में आएगा. आइदर वो लीव विथ पे में रहे या अटेंडेंस, दोनों प्रेजेंट के मार्किंग में आएगा. लीव विदाउट पे, छुट्टी में है और पे भी कट रहा है, तो ये बेसिकली एब्सेंट वगैरह के काम पे आएगा. प्रोडक्शन बेसिकली ओवर टाइम के काम में आएगा. और एक आ जाएगा यूजर डिफाइन, कि यूजर खुद से डिफाइन करेगा, ये कोई पैरामीटर नहीं है. तो यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम, ये 3 को हम लोग को डालना है. तो प्रेजेंट के लिए क्या होना चाहिए, अटेंडेंस लीव विथ पे होना चाहिए, या विदाउट पे होना चाहिए, या प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अटेंडेंस लीव विथ पे. अटेंडेंस लीव विथ पे होना चाहिए, तो अटेंडेंस लीव विथ पे दे दिया मैंने. अब बन जाएगा एब्सेंट, तो एब्सेंट बना दिया मैंने. अब एब्सेंट के लिए क्या होना चाहिए, एब्सेंट के लिए क्या होना चाहिए? विदाउट पे. लीव विदाउट पे होना चाहिए. तो चलिए लीव विदाउट पे मैंने बोल दिया, लीव विदाउट पे और ओवर टाइम. तो ओवर टाइम हो गया हमारा. ओवर टाइम के लिए यहाँ पे ले लोगे प्रोडक्शन, तो वहां पे दे दिया है ओवर टाइम के लिए आप लोग प्रोडक्शन लोगे, बट प्रोडक्शन में जाने के बाद उसका यूनिट्स भी ले लोगे, आवर्स ऑफ 60 मिनट्स. ओवर टाइम जब बनाओगे तो अंडर प्रोडक्शन रख लोगे, बट आवर्स ऑफ 60 मिनट्स लेना पड़ेगा. तो ये आप लोगों ने ले लिया, ये आप लोगों ने लेकर के कंप्लीट किया. ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट और ओवर टाइम बनाया. अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, उसका आंसर आप लोग दो. बहुत सारा कंपनीज में ना बहुत सारा छुट्टी का सिस्टम होता है. जैसे आप लोग आईसीए को ले लो, तो आईसीए में क्या सिस्टम है पता है? आईसीए बोलता है कि हर मंथ में आप 2 डेज का छुट्टी ले सकते हो, संडे छोड़कर. संडे तो आपका ऐसी छुट्टी है, और 2 दिन छुट्टी ले सकते हो. और अगर आप आईसीए में काम करते हो तो कोई भी महीने का 2 दिन छुट्टी ले सकते हो, उसके लिए कोई सैलरी नहीं कटेगा. 2 दिन छुट्टी आपको ऑफिस प्रोवाइड करता है. बट अगर 3 दिन छुट्टी ले लेते हो तो 1 दिन का सैलरी कट जाएगा. तो 2 दिन का छुट्टी आपको ऑफिस प्रोवाइड करता है. इस तरह का बहुत सारा कंपनीज होता है जो इस तरह का छुट्टी प्रोवाइड करता है. तो ठीक है भाई. हाँ सर. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला दिन छुट्टी लिया और आप आईसीए का अकाउंटेंट हो. मैंने पहला दिन छुट्टी लिया और आप आईसीए का अकाउंटेंट हो. तो आप, मैंने पहले दिन जो छुट्टी लिया, आप क्या मार्क करोगे? प्रेजेंट मार्क करोगे, एब्सेंट मार्क करोगे, क्या करोगे? एब्सेंट सर. प्रेजेंट सर. ना लीव सर, विथ पे. लीव विथ पे सर. तो प्रेजेंट करेंगे. एब्सेंट जो नहीं, आपने बनाया क्या है? प्रेजेंट बनाया है, एब्सेंट बनाया है, ओवर टाइम बनाया है. तो मैंने जब पहला दिन छुट्टी लिया तो आप क्या मार्क करोगे? प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम, क्या मार्क करोगे? प्रेजेंट. प्रेजेंट. तो अब लॉजिकली एक बात बताओ हमें, एक एम्प्लॉई एब्सेंट है और आप मार्क कर रहे हो प्रेजेंट, ये क्या लॉजिकली ठीक होगा? पता चला कि उस दिन मैंने बाहर में जाकर मर्डर कर दिया किसी का और इंक्वायरी करने के लिए ऑफिस में आया, तो आप क्या बता रहे हो? नहीं, ये एम्प्लॉय तो प्रेजेंट था. तो ये क्या ठीक होगा? नहीं सर. नो सर. नहीं सर. यूजर डिफाइन वाला सही रहेगा. प्रेजेंट कैसे मार्क करोगे आप? तो फिर प्रेजेंट कैसे मार्क करोगे आप?
तो फिर क्या मार्क करोगे? एब्सेंट सर। एब्सेंट कर लो तो एब्सेंट। मायने तो कटेगा सर। एब्सेंट जब मार्क करोगे तो एब्सेंट में तो यहाँ पे लिखा है लीव विद पे, लीव विदाउट पे, तो क्या पहला दिन जो एब्सेंट करेंगे मेरा पे कटेगा? স্যার তাহলে স্যার আরো একটা কিছু বানাতে হবে नहीं। স্যার। वेरी गुड। तो पता ये चला कि यहाँ पे इसी के लिए मैंने ये चीज को एक्सप्लेन किया। आप लोग म्यूट कर लो, आप पायल म्यूट कर लो। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहा। म्यूट कर लो पायल। हाँ चलो ठीक है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज को छेड़ा। तो होगा ये ना कि ये जो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे इतना सिंपल सा असाइनमेंट बोल दिया, प्रेजेंट एब्सेंट ओवर टाइम, ये 3 पेहेड बनाने से प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जब किसी कंपनी वगैरह में काम करोगे ना आप, तो आप देखोगे वहां पे एटलीस्ट आपको 8 से 10 पेहेड बनाना पड़ेगा, अटेंडेंस टाइप बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट एब्सेंट ओवर टाइम, प्रेजेंट एब्सेंट बोलकर तो वहां पे कोई पेहेड ही नहीं बनता है। वहां पे बनता है EL, अर्न लीव, सीक लीव, मेडिकल लीव, अटेंडेंस, इस तरह का पेहेड बनता है। मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, मेडिकल लीव, मैरिज लीव, तो इतना सारा तरह का लीव बनता है। तो जो जिस तरह का लीव बनाना है, जिसमें एब्सेंट पैसा कटेगा उसको विदाउट पे में रखो, जिसमें पैसा मिलेगा उसको अटेंडेंस लीव विद पे में रखो। तो ये जो हमारा पहला दिन का छुट्टी है ना, इसको मार्क करोगे आप EL, अर्नड लीव, लीव में भी है और अर्निंग भी है उसका। दूसरा दिन जो मैं मार्क एब्सेंट करूंगा, फिर से आप बोलोगे EL। तीसरा दिन जो मैं एब्सेंट करूंगा उसको आप लोग बोलोगे एब्सेंट, लीव विदाउट पे। समझ में आई बात? तो ये 3 जो पेहेड आपने बनाया ना, ये 3 पेहेड बनाने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे तो 8 से 10 तरह का अटेंडेंस टाइप बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों का काम होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद ये वाला पेज असाइनमेंट का कंप्लीट हो गया, बट इस असाइनमेंट में ना 2 पेज है। पेज 1 मैंने करा दिया, पेज 2 बाकी है, बट पेज 2 आज नहीं कराएंगे। आप लोगों को 3 दिन पेरोल का असाइनमेंट है, इसको 4 दिन में डिवाइड करेंगे हम, सो दैट आप लोगों का काम स्लो हो जाए। जहां तक आज मैंने बताया, कंपनी क्रिएट करके बैलेंस शीट बना लेना, और एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय अटेंडेंस यूनिट, इतना काम आप लोग करके रखोगे, इतना काम आप लोग Okay, करके sir. रखोगे, सो दैट आगे हम लोग हमारा काम को करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट डे वाला दिन जो है ना, बहुत डेंजर है। नेक्स्ट क्लास का जो डे है वो बहुत डेंजर है, उसमें बहुत कुछ आप लोगों को समझना होगा। तो ये चीज को ध्यान में रखो, एब्सेंट कोई नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज का क्लास एंड करेंगे, यहाँ तक हम लोगों का काम खत्म होगा। चलो, आप किसी को कुछ किसी भी चीज से हाँ, सर। रिलेटेड तो पूछ सकते हो। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে স্যার ওখানে